नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित पेडागोजी के अंदर गणित शिक्षण की विधियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। और ये वीडियो जो रहेगा ये आपको आने वाले सी-टेट और साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम, चाहे आप सुपर टेट, यूपी टेट, कोई सी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे गणित शिक्षण की विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सभी प्रकार की एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन मिलता है हिंदी माध्यम में। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा गणित से संबंधित, गणित पेडागोजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि गणित शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें पहली यहाँ पर हमारी विधि आती है खेल मनोरंजन विधि। और ये जो विधि होती है ये छोटी कक्षाओं के लिए गणित की एक बहुत ही उपयुक्त विधि होती है। अब देखिए, आपसे प्रश्न तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि छोटी कक्षाओं के लिए गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो देखिए, छोटी कक्षा से ही आप समझ जाते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेल खेलना बहुत पसंद होता है, और हम उन्हें खेल के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से यदि सिखाएंगे तो वो स्कूल में साथ साथ उनके शिक्षण में भी रुचि पैदा उनके अंदर होती है। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न से ही यहाँ पर उत्तर समझ में आ जाता है, खेल और मनोरंजन विधि। चलिए अगली विधि की बात करते हैं। रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। तो रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि यहाँ पर है विश्लेषण विधि। अब देखिए, विश्लेषण विधि जो होती है ये और भी जगह पर आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको थोड़ा समझना है कि विश्लेषण विधि आखिर होती क्या है। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हमारे सामने कोई भी एक उदाहरण है, या मैंने कहा कि आपके सामने कोई भी चट्टान है, पहाड़ी है, और आपके रास्ते में ये आ रही है और आपको इसे हटाना है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक साथ तो नहीं तोड़ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जिस प्रकार से बिहार के जो दशरथ मांझी थे उन्होंने पहाड़ को तोड़ा था, उसी प्रकार से थोड़ा 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 करके हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये पहाड़ी हमारे सामने एक समस्या के रूप में है। तो यहाँ पर समस्या समझ लें, पाठ्यक्रम समझ लें, जो भी विषय वस्तु है वो समझ लें। तो इसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। ये तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके फिर हम इनका अध्ययन कर लेते हैं इसके अंतर्गत, इस विधि के अंदर। तो जहाँ पर हम एक से, देखिए ये एक था और एक को हमने क्या किया, अनेक में बांट दिया, है ना, अनेक में बांट दिया। तो ये हमारे लिए विश्लेषण विधि हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक से अनेक में से बांटा गया है विश्लेषण विधि, पर आप इसका उल्टा कर देते हैं कि जब अनेक से एक बना दें तो ये विश्लेषण के बजाय में हो जाती है संश्लेषण विधि। तो दोनों ही आपको एक दूसरे के विपरीत होती है, एक से ही आप दूसरे को भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जैसे कि हमारे पास किसी भी विषय की जो पुस्तक होती है तो हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो इकाई खंडों में ही तो बटा होता है। छोटे छोटे खंड होते हैं, पाठ नाम देते हैं, चैप्टर, अध्याय, जो भी नाम दिए होते हैं उनमें बटा रहता है। तो वो क्या है, वो एक तरह से वही तो है, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसे क्या किया गया, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे खंडों में उसे बांट दिया, और हम उसका वर्ष भर फिर समय के साथ साथ फिर हम उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। तो वही हमारे लिए यहाँ पर विश्लेषण विधि का एक उदाहरण भी है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि जो होती है कौन सी होती है, तो बेलनाकार आकृति के संबंध के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि जो होती है वो यहाँ पर है आगमन निगमन विधि। देखिए, आगमन और निगमन दो अलग अलग विधियां हैं, और ये विधि भी बिल्कुल वैसी है जिस प्रकार से विश्लेषण और संश्लेषण होती है, और ये दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि विश्लेषण में हम क्या करते हैं,
एक को अनेक में बांटते हैं और संश्लेषण में अनेक से हम एक बनाते हैं। उसी प्रकार से आगमन और निगमन विधि जो होती है ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आगमन विधि की बात कर लेते हैं। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए आगमन विधि जो होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर कह दें, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस विधि में आगमन विधि में चलते हैं। या फिर हम इसे कह दें कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इन 3 सूत्रों का पालन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि पहले उदाहरण दिखाया जाता है और बाद में उदाहरण के माध्यम से फिर नियम पर या निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, सूत्र पर पहुंचा जाता है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना और फिर नियम या सूत्र या निष्कर्ष पर पहुंचना, ये होता है आगमन विधि के अंतर्गत। परंतु यदि हम निगमन की बात करें तो निगमन में ये सभी बातें जो हैं विपरीत हो जाती है। यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है। यहाँ पर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, साथ ही साथ यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आप जब इन्हें विपरीत कर देते हैं तो यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं निगमन विधि में, है ना। यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पहले उदाहरण बताया गया था, फिर नियम बताए गए थे, नियम तक पहुंचे थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले नियम बताया जाएगा, नियम सिखाया जाएगा और उस नियम के तहत सूत्र से, नियम से हम पहुंचते हैं फिर उसके उदाहरणों पर। तो ये भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चला करती है दोनों विधियां। अब देखिए एक बात आपको समझना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल मतलब बड़ी चीजें और सूक्ष्म मतलब छोटी चीजें। तो जब हम बड़े रूप में उस विषय वस्तु को देखते हैं और फिर हम उसको गहराई में जाएंगे, बहुत सूक्ष्म रूप में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप की ओर हम इसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो विधि होगी आगमन विधि, ये छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयुक्त होगी, क्योंकि उन्हें हम स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर बढ़ा सकते हैं। परंतु जो बड़ी कक्षाएं होती है ना, वो स्थूल चीज़ों का अध्ययन नहीं करती है, बड़ी कक्षाएं सूक्ष्म का ही अध्ययन करती हैं। तो बड़ी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयुक्त होगी और ये थोड़ी छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। चलिए आगे बात करते हैं। नवीन प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो यहाँ पर भी आगमन निगमन विधि है और आगमन निगमन विधि को तो हम समझ ही चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर स्वयं खोज करके अपने आप से सीखने की विधि, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए स्वयं खोज करके अपने आप से सीखने की जो विधि होती है ना, उसे हम कहते हैं अनुसंधान विधि, या फिर इसे कह देते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। ये ह्यूरिस्टिक विधि, उधर थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, ह्यूरिस्टिक विधि भी इसे कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि बोल देते हैं या फिर खोज विधि भी बोल देते हैं। देखिए ये जो विधि होती है, ये यहाँ पर एक शब्द मिल रहा है हमें ह्यूरिस्को। ये ह्यूरिस्टिक जो विधि है इसी में एक शब्द आता है ह्यूरिस्को, और ह्यूरिस्को जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का शब्द होने के साथ साथ ह्यूरिस्को जो होता है इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, मैं खोजता हूँ, आई फाइंड आउट, है ना। तो यहाँ पर मैं खोजता हूँ। और ये जो विधि थी हमारी, इसको देने वाले जो थे, जिसके जनक थे, वो थे एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने ये विधि दी थी। और यहाँ पर बालक जो है वो स्वयं खोज करता है और सीखता है यहाँ पर। तो इसी को अनुसंधान भी बोल देते हैं, खोज भी बोल देते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी बोल देते हैं। और यहाँ इस विधि से बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो क्या करता है, खोजी प्रवृत्ति का बन जाता है। मतलब वो खुद अपनी समस्याओं के हल को खोज लेता है।
तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आगे है, मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। देखिए अब तीनों चीजें एक साथ आ गई हैं, मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक। तो भाई तीनों जब चीजें साथ में होती है ना, तो उस स्थिति में हमारे लिए सबसे अच्छी विधि तो खेल विधि होती है। और हम जानते हैं कि खेल से हमारा सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास खेलों के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर खेल विधि हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, सर्वाधिक खर्चीली विधि या प्रोजेक्ट विधि। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, सबसे खर्चीली विधि कौन सी है? तो ये प्रोजेक्ट विधि जो होती है ये सबसे खर्चीली विधि होती है। चलिए आगे बात कर, ज्यामिति, हमारा प्रश्न जो था एक पहले छूट गया था, ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो देखिए ज्यामितीय समस्याओं के लिए यहाँ पर विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि दोनों को हम अभी देख चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। और यहाँ पर जो विधि है ये बीजगणित शिक्षण के लिए है और यहाँ पर समीकरण विधि होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर देखते हैं बीजगणित के अंदर हमें कई प्रकार के समीकरण ही देखने को मिलते हैं और उन्हीं को हम हल करते हैं, अंक से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर समीकरण विधि उपयुक्त होती है। सूत्र रचना के लिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? सूत्र रचना के लिए भी यहाँ पर आगमन विधि जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि हमने देखा था कि जो आगमन विधि है वहां पर पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर सूत्र या नियम की ओर पहुंचा जाता है। तो सूत्र की रचना ही तो करनी है, सूत्र तक ही तो पहुंचना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर आगमन विधि इसके लिए सही उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? तो देखिए प्राथमिक स्तर जब भी आता है तो वहाँ पर खेल विधि को ही महत्व दी जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो खेल विधि। अगला है यहाँ पर, वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी होती है? तो वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने वाली विधि जो है विश्लेषण विधि, जहाँ पर आपके सामने एक जटिल से जटिल समस्या भी होती है तो उसे आप छोटे छोटे खंडों में बांट करके आसानी से उसकी समस्या का हल तक पहुँच सकते हैं, और ऐसे ही हमारे वैज्ञानिक भी करते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार को ये विधि बढ़ावा देती है। आगे हम बात करते हैं गणितीय सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना जो थी ये गणितज्ञ ने की थी, और उन गणितज्ञ का नाम क्या था? तो उनका नाम था यहाँ पर भास्कराचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, गणित पेडागोजी के अंदर ऐसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो गणित सार संग्रह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महावीराचार्य। इनकी ये पुस्तक है गणित सार संग्रह। इसी प्रकार से भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये प्राचीन ग्रंथ है वाक्शाली हस्त ग्रंथ, जो कि भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आगे एक साइलेंट रीडिंग रचना है, और ये रचना किनकी है? तो ये रचना है ब्रायन की। और ब्रायन से आप याद रख सकते हैं कि जब भी हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन में सारी चीज़ें जो होती है चली जाती है, घुस जाती है, और हम आसानी से उस चीज़ को दिमाग में उतार लेते हैं। कब? जब हम साइलेंट रीडिंग करेंगे, जब मौन वाचन करेंगे, मौन रूप से हम पढ़ेंगे उसको, तब, है ना। और जब भी हम किसी चीज़ को साइलेंट रूप में पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो वो सीधे हमारे दिमाग में जाती है, ब्रेन में जाती है। तो उसी से आपको यहाँ पर नाम याद रह जाएगा, ब्रायन। आगे बात करते हैं, बौद्ध स्तर का प्रतिमान दिया था, तो ये दिया था मॉरिसन ने। चलिए आगे बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव शैक्षिक तकनीक को मृदु उपागम नाम दिया था, और ये नाम दिया था यहाँ पर सिल्वरमैन ने नाम दिया था। यहाँ पर मृदु का उपगम नाम दिया था सिल्वरमैन ने। कंप्यूटर सह अनुदेशन कार्यविधि का प्रवर्तक माना जाता है। तो कंप्यूटर सह अनुदेशक कार्यविधि का प्रवर्तक जो है ये किन्हें माना जाता है? तो ये लॉरेंस एम स्टालोरो को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वह सक्रिय रहता है
कौन सी विधि में? बहुत अच्छा प्रश्न है, व्याख्यान विधि में, है ना। शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक योग। अब देखिए, आप सब स्कूल गए हैं और बड़ी कक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तो टीचर्स वहाँ पर व्याख्यान विधि का ही उपयोग करते हैं, या कॉलेज के अंदर हम देखते हैं तो कॉलेज में प्रोफेसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेक्चर ही तो देते हैं। हम सिर्फ सुनते रहते हैं, कुछ समझ में आता है नहीं आता है, वो अपना लेक्चर सुनाकर ख़त्म करके चले जाते हैं। अब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना सीखे, कितना समझे, नहीं सीखे, क्योंकि वो उस शिक्षण के केंद्र बिंदु ही अध्यापक है और वही सक्रिय हैं। हम चाहे वहाँ पर निष्क्रिय रूप में बैठे रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर विधि होती है व्याख्यान विधि, और वहाँ पर व्याख्या की जाती है, उस विषय वस्तु को व्याख्यान के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है शिक्षक के द्वारा। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए ही विधि उपयुक्त होती है, छोटी कक्षा में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना हो तो वहाँ पर उत्तम विधि है, तो वहाँ पर व्याख्यान विधि ही काम आएगी, क्योंकि बहुत डीपली आपको वहाँ पर लेक्चर सुनने को मिलते हैं व्याख्यान विधि में। आगे बात करते हैं, सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य के लिए सर्वोत्तम विधि है। देखिए, यहाँ पर सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य भी मिल रहा है, तो इसके लिए अधिन्यास विधि जो होती है ये विधि उपयुक्त होती है। प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण स्मृति केंद्रित होना चाहिए, और जिसका आधार क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका आधार होना चाहिए पुनरावृत्ति, है ना। जब भी हम कोई शिक्षण प्राथमिक स्तर पर करते हैं या बच्चों को गणित से संबंधित कोई शिक्षण कराते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें उनकी स्मृति में बनी रहे। आगे बात करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं विश्लेषण विधि में। अब देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर हम विश्लेषण विधि में अग्रसर होते हैं, परंतु इसी के साथ साथ हमने देखा था कि निगमन विधि में भी तो होता है, तो निगमन विधि में भी ये चीज होती है। मौखिक कार्य का सर्वाधिक महत्व छात्रों का मानसिक विकास करने में है, और ये मौखिक कार्य का सर्वाधिक महत्व छात्रों का मानसिक विकास करने में है त्रिकोणमिति गणित में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से अपने शिक्षण पद्धतियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया फ्रोबेल और मॉन्टेसरी ने। देखिए, मॉन्टेसरी जो है इन्होंने एक मेथड भी दी है, उसी को मॉन्टेसरी विधि के नाम से भी जाना जाता है, मरिया मॉन्टेसरी ने। और यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो है, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से अपने शिक्षण पद्धतियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया इन दोनों ने। देखिए, इनका मानना था कि हम दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे जो हैं अधिगम में बहुत रुचि लेते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है इन्हीं दृश्य श्रव्य साधनों को। आगे बात करते हैं, कोरे शब्द ज्ञान को महत्वहीन घोषित किया था रूसो और कॉमेनियस ने। अगला पॉइंट है, प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया। किसने दिया? तो शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने यहाँ पर इस पर जोर दिया। अब देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव जिसे हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी कहते हैं, और यहाँ पर जब भी आप खुद उस चीज़ का अनुभव करते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसे सीखते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम किसी समस्या से जब स्वयं प्रत्यक्ष जब तक उस तक नहीं गुजरते हैं तो हमें ना तो उस समस्या के बारे में पता होता है, ना उसके हल के बारे में पता होता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। अगला है अवरोही अभिक्रम। मैथमेटिक्स का विकास 1962 ईस्वी में किया गया था, और ये किया गया था थॉमस एफ गिलबर्ट ने। अगले पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्तिसा अनुदेशन की एक ऐसी विधि जिसमें शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते हुए आगे बढ़ता है, और वह अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है, जहां पर विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते हुए आगे बढ़ता है। आगे है यहाँ पर गणित शिक्षण में दृश्य सामग्री है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी सामग्री हो सकती है, जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर एक नाम दिया गया है सेक्सटेंट दृश्य,
और सेक्सटेंट दृश्य, देखिए सेक्सटेंट क्या होता है, तो सेक्सटेंट जो होता है एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम कहीं पर किसी बिंदु पर कोई भी जो एंगल होता है ना उसे हम यथार्थपूर्वक माप सकते हैं। उस यंत्र को सेक्सटेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर गणित शिक्षण में दृश्य सामग्री के रूप में और भी चीजें हो सकती है, परंतु यहाँ पर एक विकल्प के रूप में से दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का प्रवर्तक माना जाता है, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का प्रवर्तक जो है ये माना जाता है डेविड ऑसवेल को। आगे बात करते हैं। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग हुआ था और शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया गया था ब्रायन मोर के द्वारा इंग्लैंड में। इसी के साथ में आगे है संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। तो देखिए संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हमने गणित के अंदर बहुत सारे ग्राफ, दंड आलेख आदि देखी हैं, तो ग्राफ के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या होगी? प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं समस्या को, उसके हल को या किसी भी शिक्षण को बहुत जल्दी सीखते हैं, है ना, बहुत आसानी से सीखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, प्रत्यक्ष अनुभव। तो यहाँ पर आज के हमारे गणित पेडागोजी और उसकी विधियों से संबंधित जो हमने पॉइंट लिए थे वो समाप्त होते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।